सीटेट की 5वीं क्लास में आप सभी का स्वागत है। नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। ये जो क्लास है, ये जो बैच है, ये केवल और केवल उन लोगों के लिए तैयार किया गया है जिनका टारगेट है अच्छे नंबर से सीटेट जो कि एग्जाम जिसका 6 सितंबर 2026 को है, उस पेपर में 60/60 नंबर स्कोर करना, मतलब मैक्सिमम नंबर स्कोर करना, अच्छे से सीटेट को क्लियर करना। टारगेट बैच है वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, जिसमें हम संपूर्ण एनसीईआरटी को रिवाइज करेंगे एमसीक्यू के फॉर्म में, जो कि आपको इसी क्लास में याद हो जाएंगे, रिकॉल हो जाएंगे, रिवाइज हो जाएंगे। तो चलिए बिना किसी डिले किए स्टार्ट करते हैं। और आज की क्लास में हम टोटल 2 इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। पहला रहेगा हमारा विज्ञान और संस्कृति से, और दूसरा हम लोग आज की क्लास में दिल्ली सल्तनत को पढ़ने वाले हैं। तो ये दोनों जो टॉपिक हैं ये इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास प्रश्न संख्या 1 से, और देखते ही देखते क्वेश्चन नंबर फर्स्ट अपने स्क्रीन पे आ चुका है, जो कि विज्ञान और संस्कृति से है। प्रसिद्ध गणितज्ञ और खगोल शास्त्री आर्यभट्ट ने अपनी जो किताब है जिसका नाम है आर्यभट्टियम, ये किस भाषा में लिखी गई है, ये पूछा गया है। तो चलिए ऑप्शंस पढ़ लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए कहता है प्राकृत, ऑप्शन नंबर बी कहता है पाली, ऑप्शन नंबर सी कहता है संस्कृत, और ऑप्शन नंबर डी कहता है तमिल। तो इसका जो सही उत्तर होने वाला है वो होने वाला है जो प्रसिद्ध मैथमेटिशियन है जिनका नाम है आर्यभट्ट, उन्होंने जो किताब लिखी है आर्यभट्टियम, ये संस्कृत भाषा में लिखा है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे अपने स्क्रीन पे। पृथ्वी अपने धुरी यानी कि अपने एक्सिस पे घूमती है, और जिस वजह से दिन और रात होते हैं हम सभी जानते हैं, जबकि ऐसा लगता है कि सूरज रोज निकलता है और डूबता है। यह वैज्ञानिक तथ्य सबसे पहले किसने स्पष्ट किया, किसने क्लियर किया, ये पूछा गया है। ऑप्शंस पढ़ लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए कहता है वराहमिहिर, ऑप्शन नंबर बी कहता है ब्रह्मगुप्त, ऑप्शन नंबर सी कहता है आर्यभट्ट, और ऑप्शन नंबर डी कहता है भास्कराचार्य। तो इसका जो सही उत्तर होने वाला है वो होने वाला है अगेन आर्यभट्ट। ठीक है, और हम सभी जानते हैं आर्यभट्ट ने जीरो का आविष्कार भी किया था, इसलिए हम लोग कहते हैं शून्य दिया जब भारत ने दुनिया को तब गिनती आई। और ये जो स्टेटमेंट है ये केवल और केवल आर्यभट्ट जी की वजह से पॉसिबल हो पाया। तो चलिए देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। प्राचीन भाषा में चिकित्सा विज्ञान में, ठीक है ध्यान देना है, चिकित्सा विज्ञान में एक किताब लिखी गई है चरक संहिता। ये किस विषय की फेमस किताब है ये हमसे पूछा गया है। तो अगर मैं चरक संहिता की बात करूं तो इसको महर्षि चरक ने लिखा था। किसने लिखा था? तो आप कहेंगे इसको महर्षि चरक ने लिखा था। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और इसी को हम लोग ये जो चरक संहिता है इसको हम लोग आयुर्वेद का मूल मंत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? इसको हम लोग आयुर्वेद का मूल मंत्र कहते हैं। तो ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है, आपको ध्यान रखना है। और ये रिलेट किससे करता है? तो ये आपका रिलेट करता है हमारा यहाँ पे औषधि विज्ञान से। ठीक है, चलिए अगले सवाल को देखेंगे अपने स्क्रीन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन, हमारा क्वेश्चन नंबर 4। प्राचीन भारत के चिकित्सक जिनका नाम है सुश्रुत, ये किस चीज के लिए फेमस थे? तो चलिए ऑप्शंस पढ़ लेते हैं। हृदय रोग चिकित्सा के लिए, शल्य चिकित्सा यानी कि सर्जरी की विधियों के लिए, ऑप्शन नंबर सी कहता है योगासन के संकलन के लिए, और ऑप्शन नंबर डी कहता है अपने पास दंत चिकित्सा यानी कि डेंटिस्ट थे। ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर है वो होने वाला है ये सर्जरी के पे इनकी जो किताब थी वो सर्जरी की जो भी विधियां हैं उसके लिए बेस्ड थी, यानी कि शल्य चिकित्सा के लिए। और इनकी जो किताब का नाम है वो भी बस लास्ट में संहिता लगा देंगे, बाकी इन्हीं का नाम जो है वो किताब का नाम है सुश्रुत संहिता। ठीक है, तो ये राइटर है और ये किताब का नाम है, और जिसमें सर्जरी की जो अलग अलग विधियां हैं उसको डिटेल में डिस्कस करी गई हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे अपने स्क्रीन पे। स्तूप की परिक्रमा करने के लिए उसके ओर जो चारों ओर ऐसे वृत्ताकार पाथ बनाए जाते हैं उसको क्या कहा जाता है? ऑप्शंस पढ़ लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए कहता है गर्भगृह, ऑप्शन नंबर बी कहता है गोपुरम, ऑप्शन नंबर सी कहता है प्रदक्षिणा पथ, और ऑप्शन नंबर डी कहता है वेदिका। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? तो इसको हम लोग क्या कहा जाता है? प्रदक्षिणा पथ कहते हैं, जिसके चारों ओर लोग घूमते हैं। ठीक है, गर्भगृह किसे कहते हैं ये मैंने आपको कल क्लास में बता दिया था, नहीं देखा हो तो आपने जाके देख लेना है। गर्भगृह का मतलब आपका ये होता है कि जहाँ पे मुख्य जो देवी देवता हैं उनकी जो फोटो, उनकी जो मूर्ति रखी जाती है उसको हम लोग गर्भगृह कहते हैं। चलिए अगला सवाल देखेंगे। जातक कथाओं के बारे में कौन सा स्टेटमेंट ठीक है ये हमसे पूछ लिया गया है। तो चलिए ऑप्शंस पढ़ लेते हैं। ये केवल राजाओं द्वारा लिखी गई हैं,
ये आम लोगों द्वारा प्रचलित कहानियां थी जिन्हें बौद्ध भिक्षुओं ने संकलित किया। तीसरा है ये विदेशी यात्राओं के वृत्तांत की है। और चौथा है इनका चित्रण कभी कलाकृतियों में नहीं किया गया। तो कौन सा स्टेटमेंट ठीक है? तो आप कहेंगे ये आम लोगों द्वारा फेमस कहानियां थी जिनको जो बौद्ध के जो भिक्षु थे उन्होंने इसको संकलन किया था, कलेक्ट किया था। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है अपने आप में। तो अगर आपने एक बार इन क्लासेस को अच्छे से कर लिया, फिर आपको सोशल साइंस एसएसटी के लिए सीटेट पेपर 2 के लिए आपको एनसीईआरटी की जरूरत नहीं पड़ेगी। यकीन मानिए, बस इस क्लास को आपको अच्छे से देख लेना है। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे अपने स्क्रीन पे। हिंदू मंदिरों में शिखर का निर्माण कहाँ किया जाता था? ऑप्शंस पढ़ लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए कहता है मंदिर के प्रवेश द्वार पर। ऑप्शन नंबर बी कहता है मंडप के ठीक ऊपर। ऑप्शन नंबर सी कहता है गर्भगृह के ठीक ऊपर। और ऑप्शन नंबर डी कहता है मंदिर के बाहरी प्रांगण में। तो शिखर यानी कि जो टॉप होता है, जो इस तरीके से डिजाइन किया जाता है मंदिर में, वो कहाँ किया जाता है? तो आप कहेंगे गर्भगृह, जहाँ पे मूर्तियां रखी होती है उसके ठीक ऊपर होता है। यानी कि ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। चलिए चलते हैं अगले सवाल की ओर। नेक्स्ट सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क कर लेना है। कागज, जिसको हम लोग पेपर कहते हैं, इसका आविष्कार यानी कि इसको इन्वेंट लगभग 1900 वर्ष पहले किस देश में हुआ था, ये हमसे पूछा है। तो कागज का आविष्कार किसने किया था? हम सभी जानते हैं। ऑप्शंस पढ़ लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए कहता है भारत। ऑप्शन नंबर बी कहता है अरब। ऑप्शन नंबर सी कहता है चीन। और ऑप्शन नंबर डी कहता है मिस्र यानी कि इजिप्ट। तो कागज की जो खोज है वो चाइना यानी कि चीन में हुई थी और इसको काफी लंबे समय तक इसको हाइड करके, छुपा करके लिखा था। और किया किसने था? अगर नाम पूछ लिया जाए तो काई लून ने इसका आविष्कार किया था। अगले सवाल को देखेंगे। निम्नलिखित में से किस गणितीय अवधारणा का आविष्कार भारत में हुआ जिसे बाद में अरबों ने इसको अडॉप्ट किया और फिर यूरोप में इसको फैला दिया? ऑप्शंस पढ़ लेते हैं। पाई का सटीक मान, पाई जिसको हम लोग 22/7 कहते हैं। जीरो की विशिष्ट संख्या के रूप में अवधारणा। ऑप्शन नंबर सी कहता है बीज गणित, जिसको हम लोग अलजेब्रा कहते हैं। और ऑप्शन नंबर डी कहता है ज्यामिति, जिसको हम लोग जियोमेट्री कहते हैं। तो इसका जो सही उत्तर होने वाला है वो होने वाला है आपका जीरो। ठीक है, हम सभी जानते हैं आर्यभट्ट ने जीरो की खोज की थी और ये भारत का एक बहुत ही अच्छा और बहुत ही फेमस आविष्कार है। चलिए अगले सवाल को देखेंगे। महाकाव्य, जिसका नाम है महाभारत, इस महाभारत में क्या होता है? दो भाइयों के बीच लड़ाइयां होती हैं। अब दो भाई या दो वंश कह लें, जिसमें पहले हैं कौरव जिनके 100 ब्रदर्स होते हैं और दूसरे हैं पांडव जो कि 5 लोग होते हैं। इनके बीच युद्ध हुआ था। किस सिंहासन को प्राप्त करने के लिए युद्ध किया गया था? ऑप्शंस पढ़ लेते हैं। मगध का सिंहासन, भाई गलत है। कुरु वंश की राजधानी हस्तिनापुर का सिंहासन। हम सभी जानते हैं, हम सभी ने बचपन में या कभी ना कभी या लॉकडाउन में महाभारत जरूर देखा होगा और ये क्वेश्चन सबको आ चुका होगा कि उन दोनों के बीच हस्तिनापुर का सिंहासन प्राप्त करने के लिए युद्ध हुआ था। चलेंगे अगले सवाल को देखेंगे। अच्छा, अब हम यहाँ पे एक नए टॉपिक को डिस्कस कर लेते हैं जिसका नाम है नए राजा और उनके राज्य। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 11 अपने स्क्रीन पे, जहाँ पे हम लोग दक्षिण भारत को चर्चा में लेके आएंगे। दक्कन में राष्ट्रकूट शुरुआत में किसके सामंत यानी कि सबॉर्डिनेट थे, किसके अंदर काम करते थे? तो राष्ट्रकूट वंश जो है इसके जो संस्थापक है, बहुत फेमस नाम है, याद कर लेना है। दंती दुर्ग ने जो है इसकी स्थापना की थी राष्ट्रकूट वंश की। और ये लोग पहले किसके गुलाम थे, ये हमसे पूछा गया है। तो ऑप्शंस पढ़ लेते हैं। तमिलनाडु के चोलों की, कर्नाटक के चालुक्यों की, या फिर बंगाल के पालों की, या फिर कांचीपुरम के पल्लवों की। किसके सामंत थे ये हमसे पूछ लिया गया है। तो इसका जो सही उत्तर होने वाला है वो होने वाला है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कर्नाटक के चालुक्य के ये क्या थे, सामंत थे। ठीक है, और इसके फाउंडर दंती दुर्ग हैं। इन्होंने क्या किया था कि चालुक्य के जो स्वामी थे उनकी अधीनता स्वीकार करने से इनकार कर दिया, उनको हराया, डिफीट किया और बाद में एक नए राज्य की स्थापना की जिसको हम लोग राष्ट्रकूट वंश के नाम से जानते हैं। अगला सवाल देखेंगे। तो ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, कोई बात नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऐतिहासिक त्रिपक्षीय संघर्ष, जिसको हम लोग कहते हैं त्रिपक्षीय मतलब 3 लोगों के बीच, तो ये किन किन के बीच में हुआ था ये हमसे पूछा गया है। तो चलिए ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए कहता है अपने पास चोल चेर और पांड्या। ऑप्शन नंबर बी कहता है अपने पास गुज्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पाल। ऑप्शन नंबर सी कहता है चालुक्य, पल्लव, ठीक है, और हमारा राष्ट्रकूट। और ऑप्शन नंबर डी कहता है राजपूत, तुर्क और अफगान। तो ये किन के बीच हुआ था? तो ये जो त्रिपक्षीय संघर्ष है ये हुआ था अपने
गुज्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पाल के बीच, यानी कि इसका जो सही उत्तर होने वाला है वो होने वाला है आपका, अच्छा इसका जो सही उत्तर होने वाला है ये होने वाला है आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि चोल, चेर और पांड्या। अगला सवाल देखेंगे क्वेश्चन पे। चोल वंश की स्थापना 9वीं सदी में कावेरी डेल्टा में मुतयार को हराकर किसने की थी, ये हमसे पूछा गया है। तो चलिए ऑप्शंस पढ़ लेते हैं। तो इसका देखेंगे हम लोग। ऑप्शन नंबर ए कहता है राज प्रथम, ऑप्शन नंबर बी कहता है राजेंद्र प्रथम, ऑप्शन नंबर सी कहता है विजयालय और ऑप्शन नंबर डी कहता है आदित्य। तो इसका जो सही उत्तर होने वाला है वो होने वाला है आपका राजेंद्र प्रथम। इन्होंने क्या किया था, इसकी स्थापना की थी। अगले सवाल को चलिए देख लेते हैं। अगला सवाल हमारे स्क्रीन पे। चोल काल के शिलालेखों में करों यानी कि टैक्सेस के कई सारे प्रकार पाए जाते हैं। तो इसमें से वेटी क्या है, ये हमसे पूछा गया है। तो वेटी क्या है, तो चलिए ऑप्शंस पढ़ लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए कहता है भूमि कर, ऑप्शन नंबर बी कहता है व्यापार पर कर, ऑप्शन नंबर सी कहता है नगद के बजाय जबरदस्ती श्रम के रूप में लिए जाने वाला कर, या फिर ऑप्शन नंबर डी कहता है मकानों पर लगने वाला कर। तो बेटी है क्या, नगद यानी कि कैश नहीं देते थे, उसके बजाय जबरन मजदूरी कराते थे और फिर टैक्स देते थे, यानी कि ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे। 12th सेंचुरी में एक संस्कृत का एक काव्य रचा गया था जिसको हम लोग राज तरंगनी के नाम से जानते हैं, जिसमें कश्मीर पर जो राजा शासन कर रहे थे उनके बारे में इतिहास है। तो इसके रचयिता कौन है ये हमसे पूछ लिया गया है। तो चलिए ऑप्शंस पढ़ लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए कहता है कल्हण, ऑप्शन नंबर बी कहता है बिल्हण, ऑप्शन नंबर सी कहता है बाणभट्ट और ऑप्शन नंबर डी कहता है चंदबरदाई। तो राज तरंगिणी जिसमें कश्मीर पर जो राजा ने रूल किया है उनका इतिहास है, इसके रचयिता है ऑप्शन नंबर ए यानी कि कल्हण। चलिए अगले सवाल को देखेंगे। सुल्तान महमूद गजनवी जो कि कहाँ से हैं, अफगानिस्तान से हैं। उन्होंने इंडिया पे कई सारे अटैक किए, उनका कारण क्या था ये हमसे पूछ लिया गया है। तो ऑप्शंस पढ़ लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए कहता है भारत में एक अस्थायी साम्राज्य स्थापित करना, ऑप्शन नंबर बी है कि भारत की धन संपत्ति को लूटना, ऑप्शन नंबर सी कहता है भारतीय राजाओं के साथ व्यापारिक समझौते करना, या फिर ऑप्शन नंबर डी कहता है भारत के विद्वानों को अपने देश ले जाना। तो उन्होंने अटैक क्यों किया था, तो आप कहेंगे धन संपत्ति लूटने के ऑप्शन पर्पज से उन्होंने जो है वो अटैक किया था, जिसमें हमने सुना होगा कि गुजरात का जो सोमनाथ मंदिर है उसको लूटा गया था, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। हालांकि कई सारे मंदिर लूटे गए थे, सोमनाथ यहाँ पे फेमस बन जाता है और हम सभी जानते हैं ये गुजरात राज्य में स्थित है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। अगला सवाल देखेंगे अपने स्क्रीन पे। अल बिरूनी को महमूद गजनवी ने उपमहाद्वीप का लेखा जोखा लिखने का काम सौंपा, यानी कि जहां जहां महमूद गजनवी गए उन्होंने अपने साथ एक उसको अकाउंटेंट को रख लिया जिसका नाम था अल बिरूनी। इसने क्या किया, एक किताब लिखी अरबी भाषा में। उस किताब का नाम क्या है ये हमसे पूछ लिया गया है। ऑप्शंस पढ़ लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए कहता है शाहनामा, ऑप्शन नंबर बी कहता है किताब उल हिंद, ऑप्शन नंबर सी कहता है बाबरनामा और ऑप्शन नंबर डी कहता है तारीखे फिरोज शाही। तो इसका जो सही उत्तर होने वाला है वो होने वाला है किताब उल हिंद, जिसको हम लोग किताबे हिंद भी कह देते हैं। अगला सवाल देखेंगे। चहमान जिसको हम लोग चौहान भी कह देते हैं, इस वंश के सबसे प्रसिद्ध शासक जिनको हम लोग पृथ्वीराज तृतीय के नाम से जानते हैं, जिन्होंने 1168 से लेके 1192 तक इन्होंने शासन किया। इन्होंने 1191 में तराइन के प्रथम युद्ध में, हम सभी जानते हैं फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन, यानी कि तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में हुआ, जो कि महमूद गजनवी और किसके बीच लड़ा गया था, तो आप कहेंगे पृथ्वीराज थर्ड के बीच में, जिसमें इन्होंने डिफीट कर दिया था। तो किस शासक को हराया था ये हमसे पूछा गया है। तो इन्होंने ये किस किस के बीच में हुआ था, ये बैटल ऑफ तराइन जो है, तराइन का प्रथम युद्ध, ये पृथ्वीराज चौहान थर्ड और मोहम्मद गोरी के बीच में हुआ था, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। ठीक है, अगला सवाल देखेंगे अपने स्क्रीन पे। तंजावुर और गंगाई कोंड चोलपुरम के भव्य मंदिर किन चोल शासकों द्वारा बनवाए गए थे। ऑप्शंस पढ़ लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए कहता है विजयालय और आदित्य, ऑप्शन नंबर बी कहता है राजराज और राजेंद्र, ऑप्शन नंबर सी कहता है परांतक प्रथम और परांतक द्वितीय और ऑप्शन नंबर डी कहता है
कुलोत्तुंग और राजाधिराज। तो ये जो दो फेमस टेम्पल हैं, काफी फेमस टेम्पल हैं, ये किसके द्वारा बनाए गए हैं? तो आप कह देंगे कि ये बनाए गए हैं किसके द्वारा? राज और राजेंद्र के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। अच्छा, ये दोनों कौन से वंश से बिलोंग करते हैं, ये अपने कमेंट सेक्शन में बताने की कोशिश करनी है। अगला सवाल देखेंगे, चोल साम्राज्य में किसानों की बस्तियों को क्या कहा जाता है जो सिंचाई आधारित कृषि के विस्तार के साथ समृद्ध हो गई? ऑप्शंस पढ़ लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए कहता है नाडु, ऑप्शन नंबर बी कहता है उड़, ऑप्शन नंबर सी कहता है नगरम और ऑप्शन नंबर डी कहता है मंडलम। तो इसका जो सही उत्तर होने वाला है वो आपका होने वाला है उड़। ठीक है, तो ये जो कृषि पे जो टैक्स लगता था, किसानों की बस्तियां जो थी उसको हम लोग उड़ कहते थे। अगला सवाल देखेंगे, चोल प्रशासन में नाडु और ग्राम परिषद का मुख्य कार्य क्या था? ऑप्शंस पढ़ लेते हैं। केवल धार्मिक अनुष्ठान कराना, मंदिरों का निर्माण करना, न्याय करना और कर वसूलना और ऑप्शन नंबर डी है सेना का नेतृत्व करना, यानी कि सेना को लीड करना। तो इसका जो सही उत्तर होने वाला है वो होने वाला है न्याय करना और कर वसूलना। ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। अगला सवाल देखेंगे, चोल काल में राजाओं द्वारा ब्राह्मणों को अनुदान में दी गई कर मुक्त भूमि को क्या कहा जाता है? ऑप्शंस पढ़ लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए कहता है विल्लन वगाई, ऑप्शन नंबर बी कहता है शाल भोग, ऑप्शन नंबर सी कहता है देवदान और ऑप्शन नंबर डी कहता है ब्रह्मदेव। तो इसका जो सही उत्तर है वो होने वाला है आपका यहाँ पे ब्रह्मदेव। ठीक है, तो आपका जो सही उत्तर होने वाला है इस क्वेश्चन का वो होने वाला है, यहाँ पे बोला गया है 23rd नंबर क्वेश्चन का वो आपका होने वाला है ब्रह्मदेव। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। अगला सवाल देखेंगे, चोल प्रशासन में ब्राह्मण भूस्वामियों की सभा को क्या कहा जाता था? ऑप्शंस पढ़ लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए कहता है उड़, ऑप्शन नंबर बी कहता है नाडु, ऑप्शन नंबर सी कहता है सभा और ऑप्शन नंबर डी कहता है बलानाडु। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका होने वाला है बलानाडु। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 देखेंगे। देखते ही देखते हम 25 नंबर क्वेश्चन पे पहुंच गए और सभी क्वेश्चन आपको अपने आप में ही इंपॉर्टेंट लग रहे होंगे। बड़े ही डिटेल तरीके से इसको खोज के सर्च करके रिकॉल करके रिवाइज करके रिसर्च करके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का एनालिसिस करके आपके लिए क्लास को तैयार किया गया है। तो स्किप नहीं करना, मिस नहीं करना, कंप्लीटली इस क्लास को देखना है। और एक बार अगर आप इस क्लास को देख लेंगे, पढ़ लेंगे, समझ लेंगे तो संपूर्ण एनसीईआरटी सच में आपकी मुट्ठी में होगा। क्वेश्चन नंबर 25 डिस्कस करेंगे। तमिलनाडु के किस प्रसिद्ध शिलालेख से हमें चोल काल की सभा के कामकाज और समितियों के चुनाव का विस्तृत विवरण मिलता है? ऑप्शंस पढ़ लेते हैं। उत्तर मेरूर शिलालेख, ऑप्शन नंबर बी कहता है एहोल शिलालेख, ऑप्शन नंबर सी कहता है ग्वालियर प्रशस्ति और ऑप्शन नंबर डी कहता है कांचीपुरम शिलालेख। तो इसका जो करेक्ट आंसर होने वाला है वो आपका होने वाला है यहाँ पे उत्तर मेरूर शिलालेख। अगला सवाल देखेंगे अपने स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 26 को। चोल शिलालेखों के अनुसार शाल भोग किस प्रकार की भूमि है? तो चलिए ऑप्शंस को देख लेते हैं। ऑप्शन ए कहता है गैर ब्राह्मण किसान स्वामियों की भूमि, ऑप्शन नंबर बी कहता है किसी विद्यालय के रख रखाव के लिए दी गई भूमि, ऑप्शन नंबर सी कहता है मंदिरों को उपहार में दी गई भूमि, या फिर ऑप्शन नंबर डी कहता है जैन संस्थान जो है उनको दान में दी गई भूमि। तो इसका जो करेक्ट आंसर होने वाला है वो आपका होने वाला है किसी विद्यालय के रख रखाव में दी गई भूमि को हम लोग शाल भोग कहते हैं। ठीक है, और अगर इसके अलावा मैं बाकी ऑप्शंस की बात करूं तो यहाँ पे जो गैर ब्राह्मण किसान को स्वामियों को जो भूमि दी जाती है उसको हम लोग क्या कहते हैं? तो उसको हम लोग कहते हैं विल्लन वगाई। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, विल्लन वगाई कहते हैं इसको हम लोग। और यहाँ पे जो हम मंदिर को उपहार में देते हैं भूमि, इसको हम लोग देवदान बोलते हैं। तो ये सारे टर्मिनोलॉजी आपको ध्यान रखना है, पूछ लिया जाता है कभी कभी। और जैन संस्थानों को जो दान में भूमि दी जाती है इसको हम लोग पल्लीच चंदम कहते हैं। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, सभी चीजें इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है आपको। ये टर्मिनोलॉजी का कभी कभार पूछ लिया जाता है तो एग्जैक्टली इसको ऐसे ही लिखते हैं। तो ये अलग अलग चीजों को जो डोनेट की जाती है भूमि उनको चोल शिलालेखों के हिसाब से कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 27 देखेंगे। कदम्ब मयूर शर्मन और गुज्जर प्रतिहार हरिश्चंद्र कौन थे जिन्होंने अपना पारंपरिक पेशा छोड़कर शस्त्र उठा लिए? तो यहाँ पे दो पर्सनालिटी की बात हो रही है, एक है कदम्ब मयूर शर्मन और दूसरा है गुज्जर प्रतिहार। ये दो लोग हैं। तो अगर यहाँ पे मैं बात करती हूँ इन दोनों की, तो
ऑप्शंस पढ़ लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए कहता है क्षत्रिय, ऑप्शन नंबर बी कहता है ब्राह्मण, ऑप्शन नंबर सी कहता है वैश्य और ऑप्शन नंबर डी कहता है शूद्र। तो ये जो दोनों थे वो ब्राह्मण थे, लेकिन इन्होंने अपना जो पारंपरिक पेशा होता है यानी कि ज्ञान देने का, लोगों को शिक्षा देने का, वो चीजें छोड़ के इन्होंने हथियार उठा लिया था। तो अगर यहाँ पे मैं कदम मयूर शर्मा की बात करूं तो ये कर्नाटक राज्य में इनका शासन चलता था, कौसे कदम और कौसे कर्नाटक। और यहीं पे अगर मैं बात करती हूँ गुज्जर प्रतिहार की, तो ये जो थे वो राजस्थान के एरिया में जो थे वो इनका शासन चलता था। तो ये भी चीज आपको ध्यान रखना है। चलते हैं अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 28 देखेंगे। चोल काल की जो कांस्य यानी कि जो ब्रॉन्ज की इमेजेस थी, प्रतिमाएं थी, वे विश्व के सबसे टॉप क्लास प्रतिमाओं में गिनी जाती थी। तो किस रूप से बनाई जाती थी, किसकी बनाई जाती थी, ये पूछा गया। किस चीज की प्रतिमा होती थी? ऑप्शंस पढ़ लेते हैं। केवल चोल राजाओं की, ऑप्शन नंबर बी कहता है केवल पशु पक्षियों की, ऑप्शन नंबर सी कहता है ज्यादातर देवी देवताओं की और कभी कभी भक्तों की भी, और ऑप्शन नंबर डी कहता है केवल व्यापारियों की। तो ये जो प्रतिमा थी वो ज्यादातर देवी देवताओं होते थे और कभी कभी उनके भक्तों की भी जो प्रतिमा है वो बना दिया जाता था। तो देखते ही देखते अगला सवाल आ गया अपने स्क्रीन पे। चोल काल में व्यापारियों के संघ यानी कि एसोसिएशंस ऑफ ट्रेडर्स को आमतौर पर क्या कहा जाता था? अच्छा, चोल वंश में बहुत सारे टर्मिनोलॉजी का प्रयोग हुआ है, वही इसी के क्वेश्चन बनते हैं। जो शहरों में प्रशासनिक कार्य भी करते थे। तो ऑप्शंस पढ़ लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए कहता है आपका सामंत, ऑप्शन नंबर बी कहता है उड़, ऑप्शन नंबर सी कहता है नगरम और ऑप्शन नंबर डी कहता है सभा। तो हमने इन उड़ शब्द का भी जो यूज है वो हमने देख लिया है। तो यहाँ पे पूछा गया है व्यापारियों के संघ को, तो व्यापारी के संघ को हम लोग नगरम कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही उत्तर है। आज के 30th क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। चोल राजाओं ने धनी भूस्वामियों के सम्मान के रूप में यानी कि जो रिच लैंड ओनर्स होते थे उनके सम्मान के रूप में मुवेंद्र वेलन की उपाधि दी थी। अब इस मुवेंद्र वेलन का क्या मतलब है, क्या अर्थ है, ये पूछा गया है। तो ऑप्शंस पढ़ लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए कहता है 3 राजाओं को अपनी सेवाएं प्रदान करने वाला किसान यानी कि वेलन। दूसरा है राजा का प्रधान सेनापति। तीसरा ऑप्शन है शाही कोषाध्यक्ष और ऑप्शन नंबर डी है सबसे बड़ा कर यानी कि टैक्स वसूलने वाला अधिकारी। तो यहाँ पे जो रिच भूस्वामी होते थे उनको, उनका मतलब क्या था इस वर्ड का? 3 राजाओं को, अब 3 राजा कौन थे आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। उनको अपनी सेवाएं प्रदान करने वाले जो किसान हैं उनको हम लोग मुवेंद्र वेलन के नाम से जानते थे। तो इसी के साथ ये वाला जो हमारा टॉपिक था वहाँ पे कंप्लीट होता है और यहाँ से एक फ्रेश टॉपिक को स्टार्ट में लेके आएंगे जो कि है दिल्ली सल्तनत, दिल्ली के सुल्तान। तो यहाँ पे हम बहुत सारे वंशों की चर्चा लेके आएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 31 को। बोला गया है दिल्ली सल्तनत पर राज करने वाले जो 5 राजवंश थे उनको सीक्वेंस वाइज लगाना है, अरेंज करना है क्रम वाइज। ऑप्शंस पढ़ लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए कहता है खिलजी वंश, ऑप्शन नंबर बी कहता है तुगलक और ऑप्शन नंबर इसका नेक्स्ट पॉइंट कहता है गुलाम वंश यानी कि तुर्क शासक। उसके बाद सैयद वंश आया था और उसके बाद लोदी वंश आया था। ऑप्शन नंबर बी कहता है प्रारंभिक तुर्क शासन, ठीक है, यानी कि गुलाम वंश। तो भाई ये बात तो बिल्कुल ठीक है। सबसे पहले शासन ने किसने किया था? गुलामों ने किया था। तो ये हमारा गलत हो गया। खिलजी नहीं आए थे, तुगलक भी नहीं आए थे और लोदी सबसे अंत में आए थे। तो इतना सारा आपको पढ़ना ही नहीं है, ऑप्शन से ही आपको एलिमिनेट कर देना है। तो सबसे पहले गुलाम आए थे, उसके बाद खिलजी आए थे, उसके बाद तुगलक आए थे, उसके बाद सैयद आया था और उसके बाद लोदी वंश। लोदी वंश के बाद 1526 तक लोदी वंश रहा। उसके बाद पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ बाबर के साथ, जिसने लोदी वंश के इब्राहिम लोदी को हरा के आगे चल के जो है वो मुगल वंश की स्थापना होती है। तो ये 5 वंश है क्रम वाइज। अच्छा, इन्होंने कब से कब तक शासन किया तो ये भी आप पेन डाउन कर लीजिए। 1206 से लेके 1526। 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध होता है जिसमें ये हार जाते हैं, डिफीट हो जाते हैं। तो ये इनका ऑर्डर करने का क्रम था। सबसे पहले गुलाम, उसके बाद खिलजी, उसके बाद तुगलक, उसके बाद सैयद और अंत में लोदी। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर ये हमारा 31 था। ये हमारा 32वां नंबर का सवाल है। पूछा गया है दिल्ली सल्तनत के प्रशासन में यानी कि एडमिनिस्ट्रेशन में इस्तेमाल की जाने वाली ऑफिशियल लैंग्वेज यानी कि आधिकारिक भाषा क्या थी? ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए कहता है अरबी, ऑप्शन नंबर बी कहता है उर्दू, ऑप्शन नंबर सी कहता है फारसी और ऑप्शन नंबर डी कहता है तुर्की।
तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका होने वाला है, जो ऑफिशियल भाषा थी प्रशासन में प्रयोग होने वाली, वो फारसी थी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। अगले सवाल को देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 33। 13वीं सेंचुरी के किस इतिहासकार ने रजिया सुल्तान के बारे में लिखा? ये वही रजिया सुल्तान है जो कि इल्तुतमिश की बेटी है। तो कभी कभार ये भी पूछ लिया जाता है कि रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी, तो इल्तुतमिश की बेटी थी। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो किस इतिहासकार ने रजिया सुल्तान के बारे में ये कहा? अच्छा, रजिया सुल्तान कब से कब तक शासन करती हैं? तो आप कहेंगे 1236 से लेके 1240 तक इन्होंने शासन किया था। ठीक है। और इसके अलावा कि किसने लिखा था कि वो अपने सभी भाइयों से ज्यादा योग्य थी, सक्षम थी, लेकिन फिर भी उनको एक महिला के शासक के रूप में स्वीकार नहीं कर पा रहे थे वो। तो ऑप्शंस पढ़ लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए कहता है जियाउद्दीन बर्नी, ऑप्शन नंबर बी कहता है इब्न बतूता, ऑप्शन नंबर सी कहता है मिन्हाज ए सिराज और ऑप्शन नंबर डी कहता है आपका अमीर खुसरो। तो किस इतिहासकार ने कहा था इनके बारे में? तो मिन्हाज ए सिराज का आपको ध्यान रखना है नाम। इन्होंने ये स्टेटमेंट दिया था कि जो रजिया सुल्ताना थी, जो कि अपने सभी भाइयों से ज्यादा कैपेबल थी, योग्य थी, लेकिन फिर भी उनको एज अ रूलर के रूप में उनको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे। इससे कई सारे कारण थे। हम सभी जानते हैं कि महिलाओं को पर्दा करने की प्रथा थी, खासकर जो मुस्लिम कम्युनिटी है उसमें अभी भी ये चीजें हैं। तो उस टाइम पे क्या होता था कि जो हमारी रजिया सुल्ताना थी वो पल्ला हटा के, अपना पर्दा हटा के सामने आती थी, हाथी की सवारी करती थी, घोड़े की सवारी करती थी, शासन करती थी, सिंहासन पे बैठती। तो ये चीजें जो है वो लोगों से कैसे हजम हो सकती थी? तो उन्होंने इस वजह से वो उसको अडॉप्ट नहीं कर पा रहे थे, स्वीकार नहीं कर पा रहे थे। हालांकि ये बात बिल्कुल ट्रुथ है कि वो अपने सभी भाइयों से ज्यादा कैपेबल थी और खुद इल्तुतमिश ने उनको सुल्ताना बना के गए थे। चलिए अगले सवाल को देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 34। दिल्ली के सुल्तानों द्वारा रचित तवारीख के लेखकों के संबंध में क्या बात गलत है, ये हमसे पूछा गया है। तो ऑप्शंस पढ़ लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए कहता है तवारीख के जो लेखक हैं वो विद्वान होते थे, जैसे सचिव होते थे, कोई प्रशासक होता था, कोई कवि होता था, कोई दरबारी। तो ये स्टेटमेंट ठीक है। अगला देखेंगे, ये लेखक मुख्य रूपों से गांवों में रहते थे और किसानों के बारे में लिखते थे। भाई ये बात गलत है। ये बात क्या है? गलत है। और यही इसका जो है वो करेक्ट उत्तर है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। कभी कभार हमको जो है, क्योंकि ऑफ कोर्स टाइम लिमिटेड होता है, तो हम अगर पूरे ऑप्शंस को पढ़ेंगे तो हमारा टाइम काफी वेस्ट होगा और काफी लेंथी क्वेश्चंस भी कभी कभार पूछ लिए जाते हैं। तो ऑप्शंस से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। चलेंगे 35 नंबर का सवाल देखेंगे। इल्तुतमिश ने सामंतों और जमींदारों के स्थान पर सैन्य सेवा के लिए खरीदे गए खास गुलामों को सूबेदार नियुक्त करना पसंद किया। इन गुलामों को फारसी में क्या कहा जाता था? ठीक है, फारसी भाषा में इन गुलामों को क्या कहा जाता था? तो चलिए ऑप्शन पढ़ लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए कहता है इक्तादार, ऑप्शन नंबर बी कहता है उलेमा, ऑप्शन नंबर सी कहता है बदंगा और ऑप्शन नंबर डी कहता है अमीर। तो इन गुलामों को बदंगा कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। अगला सवाल देखेंगे, दिल्ली सल्तनत के प्रशासन में मुक्ति या इक्तादार का मुख्य कार्य क्या था? तो ये भी शब्द जितने जैसे हमने चोल वंश में पढ़े वैसे हम दिल्ली सल्तनत में पढ़ेंगे। खासकर इल्तुतमिश का जो कार्यकाल था इस टाइम की बात करेंगे। तो इक्तादार का मुख्य काम क्या था, ये हमसे पूछा गया है। ऑप्शंस देख लेते हैं। केवल न्याय करना, व्यापार का नियंत्रण करना, सैन्य अभियानों का नेतृत्व करना यानी कि लीड करना और अपने इख्तों में कानून व्यवस्था बनाए रखना और ऑप्शन नंबर डी कहता है सुल्तान के लिए इतिहास लिखना। तो इसका जो सही उत्तर है वो होने वाला है आपका सैन्य अभियानों को लीड करना और अपने इख्तों में कानून व्यवस्था बनाए रखना। ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। दिल्ली सल्तनत के दौरान कृषि यानी कि एग्रीकल्चर पर जो उपज होती थी, मतलब जो भी उत्पादन होता था, उस पर टैक्स लगाया जाता था, जो कि किसान का लगभग उपज का 50% होता था। मान लीजिए अगर आपने 100 क्विंटल गेहूं उगाया है, उसमें से 50% यानी कि 50 क्विंटल आपको टैक्स देना पड़ेगा। तो इन टैक्स को क्या कहा जाता था, ये हमसे पूछा गया है। ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए कहता है, अच्छा कृषि पे जो टैक्स लगा है उसकी बात करी जा रही है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए कह रहा है जकात, ऑप्शन नंबर बी कह रहा है खराज, ऑप्शन नंबर सी कह रहा है जजिया और ऑप्शन नंबर डी कह रहा है खुम्स। तो इसका जो सही उत्तर होने वाला है
वो होने वाला है आपका ऑप्शन नंबर बी, खराज। अच्छा, जजिया क्या था? तो हम सभी जानते हैं अकबर ने जजिया लगाया। जजिया का मतलब क्या है? मुगल वंश में चला था ये जजिया, यानी कि जो नॉन मुस्लिम लोग हैं, यानी कि जो लोग मुस्लिम नहीं हैं, उनसे टैक्स लिया जाता था धर्म के नाम पे। चलेंगे अगले सवाल को देखेंगे। अलाउद्दीन खिलजी ने मंगोल आक्रमणों से बचने और अपनी विशाल सेना को रखने के लिए एक शहर बनवाया था जिसका नाम था गैरिसन शहर। इसका नाम क्या था? ये हमसे पूछा गया है। ऑप्शंस पढ़ लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए कहता है तुगलकाबाद, तो भाई ये तो नहीं है, ये बात गलत है। सीरी, जहांपना और फिरोजाबाद। तो ये जो शहर बनवाया था अलाउद्दीन खिलजी ने, इसका नाम था सीरी। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। अगले सवाल को देखेंगे। सुल्तान मोहम्मद तुगलक के शासन काल में 14वीं शताब्दी में भारत आने वाला प्रसिद्ध यात्री जिसका नाम था इब्न बतूता, ये किस देश से आया था? ये हमसे पूछा गया है। तो ऑप्शंस पढ़ लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए कहता है चीन, ऑप्शन नंबर बी कहता है पुर्तगाल, ऑप्शन नंबर सी कहता है ईरान और ऑप्शन नंबर डी कहता है मोरक्को, यानी कि अफ्रीका से आया था। तो ये जो इब्न बतूता था, ये मोरक्को यानी कि आज के अफ्रीका महाद्वीप में ये देश स्थित है। तो ये यहाँ से आया हुआ था, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है वो इसका सही उत्तर है। चलिए अगले सवाल को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 अपने स्क्रीन पे। मोहम्मद तुगलक ने अपनी सेना को खिलाने के लिए किसानों पर भारी कर लगाए, लेकिन साथ ही उसने अपनी राजधानी दिल्ली से कहां ट्रांसफर कर दिया? तो ऑप्शंस पढ़ लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए कहता है लाहौर, ऑप्शन नंबर बी कहता है दौलताबाद जिसको हम लोग देवगिरी के नाम से भी जानते हैं, ऑप्शन नंबर सी कहता है आगरा और ऑप्शन नंबर डी कहता है जौनपुर। तो ये जो मोहम्मद तुगलक है, जिसको हम लोग पागल बादशाह के नाम से भी जानते हैं, तुगलक वंश के ये शासक हैं, तो इन्होंने जो अपनी कैपिटल है वो दिल्ली से शिफ्ट कर दिया था दौलताबाद कुछ कारणों की वजह से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 41 देखेंगे। किस सुल्तान ने टोकन मुद्रा यानी कि सांकेतिक मुद्रा का प्रयोग शुरू किया जो कि सोने चांदी के बजाय सस्ते धातुओं यानी कि तांबे पीतल से बनी थी? तो ऑप्शंस पढ़ लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए कहता है इल्तुतमिश, ऑप्शन नंबर बी कहता है बलबन, ऑप्शन नंबर सी कहता है मोहम्मद तुगलक और ऑप्शन नंबर डी कहता है अलाउद्दीन खिलजी। तो ये जो टोकन मुद्रा है यानी कि जिसको हम लोग सांकेतिक मुद्रा भी कह देते हैं, ये शुरू किया गया था आपका मोहम्मद तुगलक के कारण। देखेंगे स्क्रीन पे। गैरिसन शहर का क्या मतलब है? ऑप्शंस पढ़ लेते हैं। व्यापारिक माल के भंडारण का केंद्र, ऑप्शन नंबर बी कहता है किलेबंद बसाव यानी कि फोर्टिफाइड सेटलमेंट जहां पर सैनिक रहते थे। तीसरा है सुल्तानों की आराम गाह या फिर ऑप्शन नंबर डी कहता है तीर्थ यात्रियों के लिए बनाया गया शहर। तो गैरिसन का मतलब क्या है? जहां पे सैनिक रहते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 43 देखेंगे। मस्जिद में नमाज पढ़ते समय मुसलमान मक्का की तरफ मुंह करके खड़े होते हैं, तो भारत में जो है वो मक्का पश्चिम की ओर पड़ता है, तो मक्का की ओर की इस दिशा को क्या कहा जाता है? ये पूछा गया है। तो ऑप्शंस पढ़ लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए कहता है मेंबर, ऑप्शन नंबर बी कहता है मेहराब, ऑप्शन नंबर सी कहता है किबला और ऑप्शन नंबर डी कहता है सहन। तो ये जो मक्का की ओर मुंह करके नमाज पढ़ना, इसको हम लोग किबला कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन। जुम्मे जिसको हम लोग शुक्रवार कहते हैं, उस दिन जो नमाज पढ़ा जाता है उसके दौरान जो इमाम है, इमाम कौन है? तो भाई मस्जिद के नेता हैं, उनको इमाम कहा जाता है, द्वारा दिए जाने वाले धर्मोपदेश को इस्लामी शब्दावली में क्या कहा जाता है? तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे 44 का ऑप्शन पढ़ लेंगे। 44 का ऑप्शन नंबर ए कहता है यहाँ पे अजान, ऑप्शन नंबर बी कहता है खुतबा, ऑप्शन नंबर सी कहता है जकात और ऑप्शन नंबर डी कहता है सजदा। तो ये जो शब्दावली है धर्मोपदेश, इसको हम लोग खुतबा कहते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, और वो जो प्रेयर्स गाई जाती है इनके द्वारा, उनको हम लोग अजान कह देते हैं। अगला सवाल देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 45 ऑन द स्क्रीन। दिल्ली सल्तनत पर चंगेज खान के नेतृत्व में मंगोलों के आक्रमणों का सबसे अधिक खतरा किन दो सुल्तानों के शासन काल में मंडराया जिसके कारण उन्हें एक विशाल अस्थायी सेना खड़ी करनी पड़ी? तो दिल्ली सल्तनत पर जब चंगेज खान के लीडरशिप में मंगोल ने अटैक किया, तो ऑप्शंस पढ़ लेते हैं किन किन को इससे खतरा हुआ।
तो ऑप्शन नंबर ए देखेंगे कुतुबुद्दीन ऐबक और इल्तुतमिश। ऑप्शन नंबर बी देखेंगे रजिया सुल्तान और बलबन। ऑप्शन नंबर सी देखेंगे यहाँ पे हम लोग अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक। और ऑप्शन नंबर डी देखेंगे सिकंदर लोदी और इब्राहिम लोदी। तो इनकी जो चर्चा है वो तो हम नहीं करेंगे, क्योंकि इनकी चर्चा जो है वो पानीपत युद्ध के साथ अंतिम वंश थे। तो यहाँ पे किसने लीड किया था, तो आप कहेंगे अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक, और दोनों ही बेहद कमाल के जो थे वो शासक थे और बहुत अच्छी तरीके से इन्होंने लीड भी किया था। अगला सवाल देखेंगे बेगमपुरी मस्जिद, तो इसको चलिए मार्क कर लेते हैं, जो कि 14th सेंचुरी में नई राजधानी कहाँ थी, जहांपना की मुख्य मस्जिद के रूप में बनाई गई थी। 21 सुल्तान के शासनकाल में बनाया गया था, ये हमसे पूछा गया है। तो ऑप्शंस पढ़ लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए कहता है इल्तुतमिश। ऑप्शन नंबर बी कहता है फिरोज शाह तुगलक। ऑप्शन नंबर सी कहता है अलाउद्दीन खिलजी और ऑप्शन नंबर डी कहता है मोहम्मद तुगलक। तो ये जो बेगमपुरी मस्जिद है इसको बनाया गया था मोहम्मद तुगलक के कार्यकाल में। अगला सवाल देखेंगे अलाउद्दीन खिलजी के मार्केट कंट्रोल यानी कि बाजार नियंत्रण नीति की मुख्य उद्देश्य क्या था, ये हमसे पूछा है। ऑप्शन नंबर ए कहता है सुल्तान के व्यक्तिगत धन में वृद्धि करना। ऑप्शन नंबर बी कहता है विदेशी व्यापारियों को भारत में बसने के लिए आकर्षित करना। ऑप्शन नंबर सी कहता है सैनिकों को निश्चित वेतन पर दिल्ली में अधिक आवश्यक वस्तुएं सस्ते दामों पर उपलब्ध कराना। और ऑप्शन नंबर डी कहता है कृषि कर, जिसको हम लोग खराज कहते हैं, इसको पूरी तरीके से खत्म कर देना। तो ऑप्शन जो इसका सही है वो है सैनिकों को निश्चित वेतन पर दिल्ली में जरूरत से मतलब जो नीडी चीजें होती हैं उनको सस्ते दाम पर उपलब्ध कराने के लिए उन्होंने बाजार नियंत्रण नीति को शुरू किया था। अगला देखेंगे मोठ की मस्जिद, तो ये भी इंपॉर्टेंट मार्क कर लेते हैं। मोठ की मस्जिद, इसका निर्माण सिकंदर लोदी के शासन में किसके द्वारा करवाया गया था। तो ऑप्शंस पढ़ लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए कहता है सुल्तान खुद किया था। ऑप्शन नंबर बी कहता है सुल्तान के मंत्री द्वारा। ऑप्शन नंबर सी कहता है एक व्यापारी के द्वारा। और ऑप्शन नंबर डी कहता है मंगोल के जो कैदी हैं उनके द्वारा। तो यहाँ पे मोठ की मस्जिद का निर्माण सुल्तान के मंत्रियों के द्वारा किया गया था, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। और ये भी ध्यान रखना है कि सिकंदर लोदी के शासनकाल में जो है वो मोठ की मस्जिद का निर्माण हुआ था। क्वेश्चन नंबर 49 देखेंगे कुतुब मीनार, हम सभी जानते हैं दिल्ली में स्थित है ये। कुतुब मीनार का निर्माण दिल्ली के मेहरौली में स्थित है, 1199 में हुआ था, कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। तो एक क्वेश्चन में ही आपको कई सारे पॉइंट्स मिल जाते हैं। इन्होंने स्टार्ट कराया था, लेकिन बाकी के जो हिस्से हैं यानी कि बाकी के जो फ्लोर्स हैं वो 1229 के आसपास बनाया गया था। तो किस सुल्तान द्वारा पूरे करवाए गए थे, ये हमसे पूछा गया है। तो ऑप्शंस पढ़ लेते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए कहता है रजिया सुल्तान। तो रजिया सुल्तान तो नहीं हो सकती, क्योंकि इन्होंने कब से कब तक शासन किया था, तो ये आपका 1236 से लेके इन्होंने क्या किया था 1240 तक शासन किया था, तो ये तो नहीं हो सकती। इल्तुतमिश, तीसरा है गयासुद्दीन बलबन। और ऑप्शन नंबर डी कहता है फिरोज शाह तुगलक। तो यहाँ पे इस कार्यकाल में इल्तुतमिश शासन कर रहा था, यानी कि इसी ने इसका निर्माण किया। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। और आज के अंतिम क्वेश्चन को देखेंगे। अलाउद्दीन खिलजी के शासन काल में भू राजस्व यानी कि लैंड रेवेन्यू प्रणाली में क्या चेंजेस आए, ये पूछा गया है। ऑप्शंस यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए कहता है उसने कृषि कर लेना पूरी तरह बंद कर दिया। ऑप्शन नंबर बी कहता है स्थानीय सरदारों या फिर सामंतों से कर वसूलने का अधिकार छीन लिया गया और उन्हें भी कर चुकाने के लिए बाध्य किया गया। ऑप्शन नंबर सी कहता है भू राजस्व की वसूली का काम विदेशी व्यापारियों को सौंप दिया गया। और ऑप्शन नंबर डी कहता है कर केवल सोने के सिक्कों में लिया जाने लगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका स्थानीय सरदार और सामंतों से कर वसूलने का अधिकार छीन लिया गया और उन्हें भी टैक्स चुकाने के लिए बाध्य किया गया। तो ये चेंजेस आए, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। तो आज की क्लास में हमने दो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक को कंप्लीट किया, जिसमें हमने दिल्ली के सुल्तान को कवर कर लिया और उससे पहले हमने जो है वो नए राजा और उनके राज्य को कंप्लीट किया। और उससे भी पहले जो हमने प्रीवियस क्लास में ये जो टॉपिक स्टार्ट किया था विज्ञान और संस्कृति, इसको भी अंतिम रूप दे दिया। तो कुल 3 टॉपिक हमने आज की क्लास में खत्म किया। तो ये हमारा टारगेट रहता है कि हम कम समय में मैक्सिमम चीज़ों को कवर कर सके, और ये भी ध्यान में रहता है कि सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हो और कुछ छूटे ना। तो इसी के साथ क्लास को यहीं एंड करेंगे। मिलते हैं कल एक मैराथन के साथ। तब तक वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना और ऐसी ही क्लासेस को कंटिन्यूअसली देख लेने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है।
धन्यवाद।